जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड बोर्ड के द्वारा। किसका बात करेंगे? तो झारखंड बोर्ड के द्वारा क्लास 9 का जो टर्म 2 का, मैं किसका बात कर रहा हूँ, सेकेंड टर्मिनल एग्जाम यानी कि टर्म 2 का जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का सेट संख्या 2 का आज हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे माय डियर फ्रेंड। तो आप अगर देखोगे तो आप यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जो चूंकि हर एक वीडियो में मैंने इसको पढ़ा है तो मैं यहाँ पे पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं चलूंगा सीधा आंसर पे। देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का कि नाथसी पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो मैं चलूंगा इसके आंसर पे। तो देख सकते हो यहाँ पे जितने भी आंसर हाथ से लिखे गए हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है, तो इससे आपको सबसे अच्छा क्या लगेगा कि आपको वो एग्जाम वाली फील हो जाएगी और एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ दिखेगा, जिससे आपको आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो पीडीएफ को बनाने में और वीडियो लेने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो बस हमारी मेहनत को देख के क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दे। और एक बात, ये पीडीएफ का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी क्या हो, जरूर ज्वाइन हो जाए। देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि नाथसी पार्टी का संस्थापक कौन था। नाथसी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो अगर मैं बात करूं नाथसी पार्टी का जो संस्थापक था उसका क्या नाम था? हिटलर। क्या नाम था? हिटलर। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो क्या है कि झूम या घुमंतु खेती किसे कहते हैं? झूम या घुमंतु की खेती किसे कहते हैं? तो बोलेंगे तो यह एक आदिम, आदिम माने क्या होता है? पुराना। यह एक आदिम प्रकार की खेती है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और सफाई की गई भूमि को आदिम उपकरणों से, आदिम उपकरण जैसे कुदाल हो गया, लकड़ी के बने हुए कुदाल, लकड़ी के बने हुए जो भी हल होते हैं, तो उससे जुताई करके खेती जो है की जाती है। तो इसी को क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड? झूम खेती बोलेंगे। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो? निर्धनता की परिभाषा लिखे। तो निर्धनता क्या है? निर्धनता वह स्थिति है जहां पर कोई व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह अपनी न्यूनतम आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर सकता। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? निर्धनता बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या कि भुखमरी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि ऐसे लोग जो निर्धनता रेखा से नीचे से भी नीचे आते हैं उनको ही बोलते हैं भुखमरी, भुखमरी वाले लोग। ठीक है, तो यानी कि समझेगा कि ऐसे लोग जिनको विटामिन, पोषक तत्व और ऊर्जा अंतःकरण की गंभीर क्या होती, कमी होती है, और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं कि ये लोग भुखमरी से शिकार होते हैं। क्या होते हैं? भुखमरी से शिकार होते हैं, या फिर उनको भुखमरी है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 5वां नंबर का प्रश्न देख सकते हो क्या कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। चलिए 6 प्रकार के मौलिक अधिकार क्या है, आप मुझे क्या करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन ऐसे मैं बता दूं, पहला तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और साथ में आपको क्या हो गया, एक तो हो गया संवैधानिक उपचार का अधिकार, और एक बचा छठा। तो छठा क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो क्या है कि आपका जो प्रश्न है, बात करेंगे प्रश्न पे, क्या करेंगे, बात करेंगे हम लोग प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है देख सकते हो कि आदर्श आचार संहिता क्या है? प्रश्न क्या है? आदर्श आचार संहिता क्या है? तो बात करेंगे तो चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को आदर्श आचार चुनाव संहिता कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ होता है? प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ होता है? तो बात करें आंसर पे, तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसको क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड? प्राकृतिक वनस्पति जो है हम लोग कहते हैं। बात करें 8वें नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि नाथसीवाद की मुख्य विशेषता क्या थी? तो बात करेंगे मुख्य विशेषता के बारे में, तो सबसे पहली विशेषता आपके स्क्रीन पर यह रहा कि नाथसी की दृष्टि में देश सर्वोपरि है। क्या है? देश जो है सर्वोपरि है, सभी शक्तियां देश में निहित होनी चाहिए तथा लोग देश के लिए हो, ना कि देश क्या होनी चाहिए, लोगों के लिए होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। दूसरा क्या था देख सकते हो क्या है कि नाथसी सोच सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में थी, यानी कि जितने प्रकार के संसदीय
संसदीय संस्था उनको क्या था, उनको समाप्त करने के पक्ष में था और एक महान नेता शासक में विश्वास क्या करते थे, ये लोग रखते थे। बात करें अगले आगे पे तो देख सकते हो अगला आपका क्या है माय डियर फ्रेंड, कि यह सभी प्रकार के दल निर्माण व विपक्ष के दमन और उदारवाद, समाजवाद एवं कम्युनिस्ट विचारधाराओं के क्या थे, खिलाफ थे। यानी कि यहाँ पे इनका मानना था कि केवल एक नेता होना चाहिए और वही नेता क्या करेगा, पूरा देश को चलाएगा, ऐसा इनका मानना था और यही क्या थी, इनकी विशेषता थी। बात करें 9वें नंबर प्रश्न पे तो प्रश्न क्या देख सकते हो, वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है। बात करें आंसर पे तो वनों का बहुत ही महत्व है, पर जीविका में बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये न केवल प्रत्यक्ष रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे जीविका के साथ क्या हुए, जुड़े हुए हैं। तो क्या लिखा है आगे देख सकते हो कि जंगलों से मृदा को उपजाऊ शक्ति मिलती है जो फसलों की पैदावार को और बढ़ाती है। वन जैव प्राणियों की आवश्यकता को तो पूरा करता ही है, साथ में देखोगे तो वन भू कटाई को भी रोकता है, यानी कि जो भूमि स्खलन होता है उसको भी रोकता है, फसलों को संरक्षण देता है तथा उनकी उपज को क्या करता है, बढ़ाता है माय डियर फ्रेंड। तो ये रही वन की भूमिका। बात करें 10वें नंबर प्रश्न पे तो निर्धारणता रेखा में समय और स्थान के साथ साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का क्या करें, समर्थन करें। तो बात करेंगे आंसर पे तो देख सकते हो मैंने क्या लिखा है कि गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिसे कम आमदनी होने पर क्या होगा, एक रेखा है जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी क्या बोलेंगे उनको कि गरीबी रेखा में या निर्धनता रेखा में वो व्यक्ति है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जैसे बात करेंगे, उदाहरण के लिए बात किया जाए तो देखोगे क्या है कि इस गरीबी रेखा का और अन्य जगह जैसे यूरोप से कर सकते हैं भाई, अन्य जगह से करेंगे। जैसे यूरोप का बात करें तो यूरोप में अगर किसी व्यक्ति की आय राष्ट्र आय से कितनी है, 60% कम है, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे कि वह जो व्यक्ति है माय डियर फ्रेंड वो क्या है, आपका निर्धनता। तो 60% से अगर कम है माय डियर फ्रेंड तो वो क्या बोलेंगे कि वह व्यक्ति क्या है, गरीबी रेखा के नीचे आता है। और ये तो रहा कि भाई गरीबी रेखा वाला हम लोगों ने प्रश्न पे बात कर लिया। बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न पे तो प्रश्न क्या है आपका देख सकते हो कि कौन कौन से लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं, खाद्य सुरक्षा से क्या है, अधिक ग्रस्त है। तो बात करें आंसर पे तो सबसे पहले देखिएगा क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े जनजाति जो निम्न वर्ग होते हैं कि कुछ वर्गों का या तो भूमि के आधार पर कमजोर होते हैं या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ऐसे ही लोग खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त होते हैं जो क्या होते हैं, अनुसूचित जाति होते हैं या अनुसूचित जनजाति होते हैं या पिछड़े जनजाति होते हैं, या ऐसे लोग जिनकी भूमि क्या है, जिनके पास क्या है, जमीन नहीं है, या ऐसे लोग जिनकी भूमि तो है लेकिन उत्पादकता क्या है, बहुत कम है। ऐसे लोग क्या होते हैं, ग्रस्त होते हैं। साथ में अगर बोलेंगे तो वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह क्या करता है, जाना पड़ता है। तो ऐसे लोग भी क्या होते हैं, ग्रस्त होते हैं। तो बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर का प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताने के लिए बोला है। तो बात करेंगे राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो आंसर क्या देख सकते हो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। क्या है, एक स्वतंत्र आयोग है और कानून के द्वारा बनाया गया 1993 में, याद रखिएगा। यह देख सकते हो क्या है, यह न्यायपालिका की तरह क्या होता है कि यह भी आयोग क्या है, स्वतंत्र। जिस प्रकार से न्यायपालिका स्वतंत्र होती है जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार तक किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होता, उसी तरह मानवाधिकार आयोग का भी क्या होता है, कोई अधिकार नहीं होता। बात देख सकते हो आगे क्या है कि आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये जो आयोग है इसमें जितने भी लोग होंगे उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर तो 13 नंबर का प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां होती हैं, हमारे पास क्या क्या चुनौतियां हैं। तो बात करें चुनौतियों का तो सबसे पहला देख सकते हो क्या है कि ज्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएगी, क्योंकि बाकी से उनकी स्थिति क्या होती है, दूसरे से मौजूद होती है। तो सबसे खराब स्थिति क्या है कि ज्यादा पैसे का उपयोग, चुनाव में ज्यादा पैसे का उपयोग। बात करेंगे अगला तो देख सकते हो क्या है कि देश में कुछ इलाकों में आपराधिक भूपृष्ठ यानी कि जो भी अपराध, जो मुजरिम होते हैं और उनसे संबंध वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं।
तो आपराधिक छवि भी क्या होता है, जिससे पूरा का पूरा, अब मान लो कि कोई लुटेरा था और वो चुनाव जीत जाता है तो वो जनता की भलाई नहीं करेगा बल्कि वो लूटेगा ही, इस तरह की स्थिति आ जाती है। अगला देख सकते हो कि अलग अलग परिवारों में कुछ एक परिवारों का जोर होता है, यानी कि आप देखोगे तो राजनीति में कुछ कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनका पूरा का पूरा जोर होता है, उनके रिश्तेदारी क्या होते हैं, उस पार्टी के बाकी समर्थक बन जाते हैं, उसके अध्यक्ष बन जाते हैं, तो और उनको टिकट जो आसानी से मिल जाता है। तो ये जो वंशानुगतवाद है ये भी क्या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आगे देख सकते हो क्या है कि अक्सर आम आदमी के पास चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कामोवेश एक हुई होते हैं। तो जितने भी जो दो पार्टी है, विशेष रूप से दो पार्टी में अगर देखा जाए, कंपैरिजन करेंगे तो दोनों पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं माय डियर फ्रेंड, उसमें कोई ज्यादा ढंग का कुछ होता ही नहीं, क्योंकि अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है तो क्या करती है, वो क्या क्या काम करेगा, क्या क्या काम करने वाला है, तो उसके बारे में क्या करते हैं, नीति बनाता है। और जब आप देखोगे तो दोनों ही नीति में उनकी अपनी स्वार्थ भाव दिखेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या था, एक प्रॉब्लम था। आगे देख सकते हो क्या है आपकी कि बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां करती उठानी पड़ती हैं। तो ये क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बात करें 14 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, क्यों, ऐसा कहा है। तो अगर आप देखोगे पूर्व से पश्चिम की बात किया जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की आकृति क्या त्रिभुजाकार है, जिसके कारण मानसून जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है। पहला जो भाग होता है वो क्या होता है, अरब सागर की शाखा, जो अरब सागर की ओर से मानसूनी होती है। दूसरा क्या है कि बंगाल खाड़ी की शाखा। तो अब गौर कीजिएगा क्या होता है कि आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी शाखा जो पूर्वी तरफ है, शाखा तीव्र गति से उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है और वहां पर स्थित पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा प्रदान कर देती है, और वहीं पे क्या होती है, नेतरहाट के इलाकों में ज्यादा मात्रा में बारिश जो है कर देती है। यहाँ अच्छे पर्वत हैं जिसके कारण मानसून पवने पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ क्या होता है, मुड़ जाता है, और वहां पर टकराने के बाद क्या होता है कि पश्चिम में गंगा की तरफ क्या करते हैं, मुड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये पवने पश्चिम की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे इनकी आर्द्रता क्या होती है, कम होती है, और यही कारण है कि पूरब में जो है जो विशाल पर्वत पाया गया है नेतरहाट के जंगलों में, तो वहां पे ज्यादा मात्रा में बारिश हो गया, और इधर आते आते क्या होता है कि इधर मैदान नहीं पाया जाता है, दूर डिस्टेंस होने के कारण क्या होता है, आर्द्रता कम हो जाता है और वर्षा की जो मात्रा होती है घटने लगती है। बात करेंगे अगले सेशन पे, तो अगला सेशन क्या है देख सकते हो, आपका खंड 100 है, दीर्घ उत्तर का प्रश्न है। और बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न पे, तो नाजियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, ये आपका प्रश्न है। तो बात करेंगे तरीकों पे, तो देख सकते हो माय डियर फ्रेंड क्या तरीका है कि हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्थाओं को समाप्त करना शुरू कर दिया। आपको पता होगा कि हिटलर ने सबसे पहले जो भी सांसद है, सांसद को पहले खत्म किया, यानी कि लोकसभा और केंद्र सभा को खत्म किया, सबसे पहला काम किया। दूसरा क्या देख सकते हो कि जर्मनी संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड को क्या किया, एक तरह का वो दिया कि वहां पे क्या कर दिया, अग्निकांड कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी को क्या करता है, छीन लेता है। अगला क्या काम करता है कि कम्युनिस्ट हिटलर का कट्टर शत्रु था। क्या था, कम्युनिस्ट जो था हिटलर का कट्टर शत्रु था। तो 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम क्या है, विशेषाधिकार क्या है, अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित क्या करता है, कर देता है। और आगे देख सकते हो क्या है कि ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा देता है, यानी कि आप बिजनेस जो है बिना पूछे नहीं कर सकते हो। आगे देख सकते हो क्या है कि अर्थव्यवस्था मीडिया क्या है, न्यायपालिका और सेना पर राज्य ने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया उसके बाद। और लास्ट में क्या करता है कि पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित व्यवस्था करने के लिए सुरक्षा दास्ते जो है क्या बढ़ा दिया, यानी कि वहां पे सुरक्षा जो है बढ़ा दिया, जिससे सारी जो जनता है वो नाजियों के हिसाब से चले। और इन संस्थाओं में देखोगे तो बहुत सारे गुप्तचर, जैसे देखो गोस्तापो है ना, एसएस और सुरक्षा सेवाओं को दल से क्या किया गया, शामिल किया गया। तो इनसे क्या किया गया, पूरे समाज पे में बोला जाए तो रखा गया। बात करें अगले प्रश्न पर, तो निम्नलिखित प्रश्नों पर टिप्पणी करें। तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्न समर्थित कीमत क्या है, निम्न समर्थित कीमत। तो बात करेंगे तो क्या देख सकते हो कि फसल बोने के मौसम से पहले सरकार द्वारा घोषित किया गया मूल्य, जिस पर सरकारी एजेंसियों द्वारा कंपनियों से अनाज प्राप्त किया जाता है, न्यूनतम समर्थित मूल्य कहलाती है। यह किसानों को उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करती है, अभिप्रेत करती है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग। अगला क्या था आपका, बफर स्टॉक पे बात करेंगे। तो देख सकते हो अतिरिक्त भंडार
गेहूं एवं चावल जैसे अनाजों का स्टॉक है जो सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त किया जाता है। इसका देख सकते हो क्या है, क्या है कि इनका विस्तार क्या था कि छोटे के क्षेत्रों एवं आवश्यक लोगों को किया जाता है। और क्या करता है कि ये जो इसका जो मैं बोलूंगा कि जो बफर स्टॉक प्रणाली को बनाया गया, इसका मेनली कारण क्या है कि ऐसे क्षेत्र जहां पे फसल उत्पादन नहीं हो पा रहा है या जो लोग फसल का उत्पादन नहीं कर पा रहे, खरीद नहीं पा रहे, उनके लिए क्या किया गया है। बात करें आगे तो अगला क्या देख सकते हो, अगला जो टिप्पणी था निर्गत कीमत, तो यह वह कीमत देख सकते हो वह कीमत जिस पर सरकार द्वारा छोटे क्या था कि छोटे के क्षेत्रों यानी कि सॉरी क्या था घाटे के क्षेत्रों में अनाज का वितरण किया जाता है, निर्गत कीमत कहलाती है। यह कीमत बाजार कीमत की तुलना में क्या होती है, कम होती है। और देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा कि देख सकते हो क्या होगा कि इनका विस्तार घाटे के क्षेत्रों में, यहाँ पे मैंने बोल दिया छोटे बोल दिया था, एक्चुअली क्या घाटे, तो इनका विस्तार घाटे के क्षेत्रों एवं आवश्यक लोगों के लिए किया जाता है। तो हम लोग निर्गत कीमत पे भी हम लोगों ने बात कर लिया था। बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है देख सकते हो आपका, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को क्या करना है, व्याख्या करना है। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो बात करेंगे इसका, तो इस अधिकार के तहत संविधान हमें देख सकते हो क्या है कि हमें देख सकते हो कि हमें भाषण देने, विचार प्रकट करने, शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के इकट्ठा होने, संघ या समुदाय बनाने, घूमने फिरने, किसी भी स्थान में बसने या कोई भी व्यवसाय करने की क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। बात करेंगे अगला जो था आपका क्या था, समानता का अधिकार। बात करेंगे इस पे, तो कानून के सामने सभी बराबर हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है तथा कानून के सामने जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव ना करने तथा सभी क्षेत्रों व वर्गों पर एवं सभी को रोजगार समान अवसर पे मिले, ये क्या है आपका की स्वतंत्रता जो है, यही क्या कहलाता है, आपका समानता का अधिकार कहलाता है। बात करेंगे अगला क्या देख सकते हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति से ना ही बेगार ली जा सकती। बेगार यानी होता है कि आपको काम करा दिया लेकिन उसका पैसा नहीं दिया, उसको बोलते हैं जिसको पारिश्रमिक बोलते हैं, है ना। 14 वर्ष से कम वर्ष के आयु के बच्चों को किसी ऐसे कारखाने या खान पर नहीं रखा जा सकता जिससे इनके स्वास्थ्य और उनके मानसिकता पे क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगला देख सकते हो आपका क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छानुसार धर्म को मानने तथा अपने इष्ट देवता की पूजा करने तथा अपने धर्म के लिए क्या है, अपने क्या है देख सकते हो, नीचे लेके जाएंगे, अरे यार क्या है देख सकते हो क्या है कि धर्म के लिए, है ना, धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने का क्या है, अधिकार है। अगला देख सकते हो अगला क्या है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो प्रत्येक जाति या समुदाय को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और साहित्य को बनाए रखने उनका प्रसार तथा विकास, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और साहित्य को बनाए रखने, उनका प्रसार तथा विकास करने का अधिकार है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनका प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह का क्या है, आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है माय डियर फ्रेंड। बात करेंगे आगे, तो आगे देख सकते हो क्या, संवैधानिक उपचार का अधिकार आपका ये अंतिम है। तो क्या है देख सकते हो, संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत हम संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की सूरत में अदालत से इन अधिकारों की मांग कर सकते हैं कि हमारा हनन हुआ है, हमारी रक्षा की जाए। बात करेंगे 18वें नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, शीत ऋतु की अवस्था तथा उनकी विशेषता बताने के लिए बोला जाए। तो शीत ऋतु में क्या होता है कि दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। आगे देख सकते हो शीत ऋतु जो होता है नवंबर में आरंभ होता है और फरवरी तक क्या करता है, शीत ऋतु रहता है। ये भी एक विशेषता है। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर और क्या होता है देख सकते हो कि बढ़ने पर क्या होता है, घटता जाता है। आगे देख सकते हो क्या, शीत ऋतु से आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। तो ये रहा शीत ऋतु का आगमन। और आप क्या देख रहे हो, प्रीतम एकेडमी देख रहे हो। तो मैं फिर से बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दे माय डियर फ्रेंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।